अबे क्या ये खरा राजवाड़ा बॉस बुलबुल याची फिलिंग होय यास्मिन बुलबुल याची फिलिंग याला काय म्हणतात एरिया काय याला दीवाने दीवाने खास होतं। जैसा कि आप लोगों ने देखा गाइस, हम आज सफ़र करने वाले हैं हमारी आंखों से सबसे खूबसूरत भारत के महल की, यानी कि मैसूर पैलेस की। मैसूर पैलेस मैसूर शहर में भारत के कर्नाटक राज्य में है। ये वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास और मैसूर साम्राज्य की सीट हुआ करता था। यह महल मैसूर के केंद्र में है और चामुंडी पहाड़ियों की पूरब यानी कि ईस्ट की ओर है। मैसूर में इस महल के सहित 7 और महल हैं, इसीलिए मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस यानी महलों का शहर कहा जाता है। तो चलिए हमारे इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुबह के 5 बजने को है। हमने भगवान की पूजा कर ली है। अब हम हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं स्टेशन की ओर। हम पुणे से मैसूर जाने वाले हैं और उसके लिए हम ट्रेन से जाने वाले हैं। वो जर्नी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए हमारी कैब आने वाली है। हम यहाँ से कैब से जाएंगे पुणे स्टेशन। ओके। जाते हुए हमारे एरिया का हमें मंदिर दिखा, वहाँ पे हमने भगवान का आशीर्वाद लिया। आ गई है हमारी टैक्सी। अब हम जाएंगे इसमें बैठकर पुणे स्टेशन की ओर। समोर जिथं आता तुम्ही थांबले होते सो फाइनली हम पहुंच गए हैं पुणे स्टेशन। सुबह के ऑलमोस्ट कुछ 6 बजे होंगे। देख रहे हो सुबह के 6 बजे भी पुणे स्टेशन कितना क्राउडेड है। और हमारी कुछ देर तक हमने इंतज़ार किया और हमारी ट्रेन आ गई है। और अब हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही है। काफ़ी लंबा सफ़र है हमारा। पूरे डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि हम कौन सी ट्रेन से गए थे, फेयर क्या पड़ा था। थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। ये देखिए मौसम काफ़ी सुहाना था। 8 हाँ मग काय सीट नंबर 8। हाँ तुमचा बर्थडे 8। हाँ मस्त मैचिंग झाली। एसी कोच में ना ये अटेंडेंट आते हैं, आपको ब्लैंकेट्स और पिलो कवर्स वगैरह सब कुछ चेंज करके देते हैं। तो हमने उनसे चादर वादर ले ली, पिलो कवर्स ले लिए, ब्लैंकेट ले लिया। हमारा मतलब दिन भर तो हम सोने वाले थे। हम रात में पहुंचने वाले थे, यानी कि ऑलमोस्ट रात के 2-2:30 बजे हम पहुंचने वाले थे मैसूर। पुणे से हम निकले थे सुबह के कुछ 6:30 पौने 7 बजे। ये जो अटेंडेंट होते हैं वो काफ़ी पोलाइट थे और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें फ़्रेश पिलोज़ सब बेडशीट वगैरह सब चेंज करके दी। और हमारे सफ़र की शुरुआत हुई सोने के साथ, क्योंकि हमें सुबह जल्दी जाना था, रात में अच्छे से नींद नहीं हो पाई थी। फिर थोड़ी देर बाद हमने किया नाश्ता। ये देखिए ठीक ठाक था, ट्रेन का नाश्ता था। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, चाय तो ज़रूरी है। फ्रेशन अप होके फिर आ गए समोसे, तो फिर खा लिए हमने समोसे। समोसे भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे। फिर थोड़ी देर के लिए मैस हो गई। और ये सफ़र बहुत सुहाना था। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मीरा स्टेशन पे फिर हमने ली इडली। दोपहर का वक्त था तो खाने में समोसा चटनी और इडली चटनी दी। यहाँ पे सांभर नहीं देते थे। कॉफ़ी ली। खाना खाने के बाद थोड़ी सी कॉफ़ी पी, ठंड बढ़ गई थी। उसके बाद आ गए वड़ा पाव। अगर सफ़र में वड़ा पाव ना होना तो मुझे तो सफ़र ही नहीं लगता। वो ऐसा लगता कुछ तो अधूरा है। फाइनली देखिए गाइस रात हो गई है और रात 2:30 बजे ऑलमोस्ट 2 बजे शायद हम उतरे थे मैसूर रेलवे स्टेशन पर। और कोई नहीं था स्टेशन पर, मतलब भीड़ ही नहीं थी बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद तो जितने लोग थे उतने भी चले गए। कॉफ़ी नहीं थी। फिर हमने थोड़ी रेस्ट की। मैंने
लेडीज़ वेटिंग रूम में रेस्ट किया, इन्होंने जेंट्स वेटिंग रूम में रेस्ट किया। हम लोगों ने चाय पी, हम लोग फ्रेशन अप हो गए और सुबह होते ही ये देखिए यहाँ पे क्लॉक रूम फैसिलिटीज़ होती है स्टेशंस पे, तो वहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं। हम लोग मैसूर में स्टे नहीं करने वाले थे, हमारी डेस्टिनेशन कुछ और ही है, अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो क्लॉक रूम की फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत रीज़नेबल लगी। देख सकते हो आप, सारे डिटेल्स मेरे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आप भी ज़रूर इस फैसिलिटी का लाभ उठाइए जब भी आप मैसूर आए। तो हमने सेफली हमारा सामान रख दिया और निकल पड़े हम सिटी ऑफ पैलेसेस में घूमने के लिए, वो वाला महल जो देखने के लिए आप भी इस पूरे व्लॉग में बने हैं हमारे साथ। ये देखिए कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, ये भी किसी महल से कम नहीं लग रहा है। तो थोड़ी सी मस्ती करते हुए और हम देख रहे थे कि पैलेस कितना दूर है स्टेशन से, कैसे जाए कैसे नहीं जाए। तो सबसे पहले हमने तो थोड़े फ़ोटो खिंचाए। तो गाइस फाइनली मैसूर पहुंच चुके हैं और ये है हमारा हमारी बीवी हमारा पार्सल। तो मैसूर पैलेस हम जा रहे हैं, यहाँ से हार्डली 2 या 3 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सोचा चलो वॉकिंग करते करते चले, क्योंकि ऑटो लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि चलते चलते कुछ चीज़ें होंगी वो एक्सप्लोर भी करेंगे। एंड बस मज़ा आ रहा है मॉर्निंग। तो अभी हम चलते जा रहे हैं मैसूर पैलेस तक। जैसे कि डिस्टेंस मैंने चेक किया, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग चलते जाएंगे, लेकिन गाइज़ ये पॉसिबल नहीं हुआ। आगे चल के मुझे बहुत धूप लग रही थी और मैंने सोचा इतना एग्जॉस्ट होने से अच्छा है ऑटो कर लेते हैं। तो हमने ओला ऑटो बुक की और फाइनली फिर हम ऑटो में ही चले गए। ये रेडी थे चल के जाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत धूप लग रही थी गाइज़। तो ऑटो का सफ़र ये देखिए, सिटी ऑफ पैलेसेस ऐसे ही नहीं कहा जाता, आप खुद देख सकते हो कि ये सिटी कितनी खूबसूरत है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं मैसूर पैलेस के बाहर, यानी कि उसके एंट्रेंस गेट के यहाँ पे। तो अभी हम कुछ आधा घंटा जल्दी आ गए थे, तो हमने अच्छा हुआ कोई भीड़ नहीं थी, फ़ोटो वोटो खिंचाना था तो हमने आराम से वीडियोज़ लिए, फ़ोटोज़ लिए, थोड़ी देर बैठे आराम किया। और ये देखिए पैलेस अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर चले गए हम पैलेस के अंदर। तो चलिए चलते चलते आप जान लेते हैं आप और हम लोग कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो 14वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा थे ना, उनके द्वारा एक महल बनाया गया था। उसकी खासियत थी कि वो महल पूरा चंदन की लकड़ी से बनाया गया था, क्योंकि कर्नाटक है ना, यहाँ पे पूरे देश और पूरे विश्व भर में वो कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। यहाँ पे चंदन बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। तो यहाँ के राजाओं ने भी सोचा कि चलो हम तो पूरा महल चंदन में बना लेते हैं। लेकिन वो महल बनकर रेडी तो हो गया, पर अनफॉर्चुनेटली उस महल में एक शादी के फंक्शन के दौरान आग लग गई और पूरा महल बहुत बुरी तरीके से जल गया। और उसके बाद 1897 में वहाँ के एक राजा थे, कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ, और उनकी माँ थी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो पुराना महल जल गया है, लेकिन अब जो नया महल हम बनाएंगे वो बहुत ही अद्भुत होगा और वो पहले वाले से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाएंगे। तो उन्होंने नया महल बनाने की योजना की और नया महल यानी कि आज का मैसूर पैलेस बनाने का उन्होंने काम दिया उस समय के फेमस आर्किटेक्ट हेनरी इरविन को। तो उन्होंने 1912 में पूरा महल बना के तैयार किया और बताया जाता है कि उस ज़माने में इस महल को बनाने में जो खर्चा आया था वो था 42 लाख रुपए, राइट। तो ये 42 लाख रुपए का जो खर्चा था वो सिर्फ महल बनाने के लिए आया था, ना कि उसमें लगे सोने चांदी हीरे जो भी सजावट थी उसके लिए अलग से खर्चा आया था। देखिए जब तक मैं आपको हिस्ट्री बता रही थी तब तक आपने वीडियो में देखा ही होगा कि एंट्री टिकट ली हमने। तो एंट्री टिकट थी 100 रुपये की। तो पैलेस की तरफ जाते वक्त सबसे पहले राइट हैंड साइड को आपको ये
बहुत ही प्यारी गुलाब की क्यारियाँ यानी कि बगीचा दिखेगा। पैलेस में ना पर पर्सन 100 रुपये का टिकट है। पैलेस का टाइमिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। पैलेस में अंदर जाते वक्त आपको रोज गार्डन नजर आएगा, मुझे बहुत प्यारा लगा। और आगे जाके आपको आपके फुटवेयर काउंटर पे जमा करवाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको 2 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे ना सीजन में बहुत भीड़ होती है, तब शायद आपको फुटवेयर जमा कराने में और फिर वापस लेने में बहुत लंबी लाइन में वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद फुटवेयर काउंटर के सामने ही आपको पीने के पानी के लिए सुविधा की हुई है। तो पानी पीकर हमने फुटवेयर जमा किए और हम निकल पड़े पैलेस एंट्री की ओर। आप देख पा रहे हैं एंड जाते वक्त ना एक शॉप पड़ेगी, तो वहाँ पे मैसूर सिल्क साड़ीज़ और वहाँ की फेमस चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और वो देखकर हम आगे बढ़े, लेकिन शॉप में ना वीडियो निकालना मना था। महल में अंदर जाते वक्त आपको बहुत सी चीज़ें अंदर ले जाना मना है, तो जब आपकी चेकिंग होगी तो आपको बहुत सारे सामान के साथ जाने दिया नहीं जाएगा। तो आप मेक श्योर करिए कि आप कम से कम सामान ले जाएं। 19वीं शताब्दी की ये ऐतिहासिक वास्तु होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ सिक्योरिटी बहुत कड़क रखी है। यहाँ पे 3 से 4 बार एंट्री के वक्त चेकिंग होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुराने महलों को सुरक्षित रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। 6 एंट्री गेट्स हो पैलेस को, लेकिन सिर्फ 3 आम जनता के लिए ओपन होते हैं। मेन पैलेस एंट्री गेट, जिसे जया मार्तंडा मार्ग कहते हैं, वो सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए खुलता है। साउथ एंट्री गेट को अम्बा विलास गेट कहते हैं, जो पार्किंग के नज़दीक है, जहां से आमतौर पर आम जनता की एंट्री होती है। और दशहरा फेस्टिवल में वहां से लोगों को फ्री में अंदर भेजा जाता है आज भी, और उसे जयारामा बलारामा गेट भी कहते हैं। यहीं से दशहरा की जंबो सवारी होती है। आपको नज़र आ रहा है उसे डॉल पैविलियन यानी गुड़ियों का मंडप यानी मूर्तियों का मंडप भी कहा जाता है। दशहरा के दौरान गुड़ियों की यानी मूर्तियों की पूजा करने की वहाँ पे परंपरा थी, उनको अभी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इस डॉल पैविलियन को गोम्बे 30 उनके लैंग्वेज में कहा जाता है। इस डॉल पैविलियन इसके साउथ और नॉर्थ पार्ट महल के बीच के प्रांगण की ओर जाने वाले जो रास्ते से है उससे अलग होते हैं। ये पैलेस ना उस वक्त के ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया था। इंडो गोथिक या 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आर्किटेक्ट इसे इंडो इस्लामिक स्टाइल भी कहते थे। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को गॉथिक प्लस मुगल स्टाइल भी कहते थे, और मुस्लिम इस्लामिक डिजाइन और राजपूत शैली साथ ये भव्य महल बनाया गया। पहले पुराने चंदन के जले हुए महल की बात कर रहे थे, तो ये उसी महल का जल का मॉडल है जो आपको नजर आ रहा है। और उसी के पास ये देवी की मूर्ति दिखेगी, वो है चामुंडा माता की। जो मार्बल की मूर्तियां और जो गिफ्ट है वो वहाँ के जैन मुनियों द्वारा राजा जी को गिफ्ट की गई थी। और उसके पास एक बगी की तरह है, उसमें भगवान की मूर्तियां हैं, और वो यहाँ के निजाम ऑफ हैदराबाद द्वारा राजा जी को गिफ्ट दी गई थी। देख पा रहे हैं ग्लास के उस पार जो भी चीजें रखी हुई है डिस्प्ले में, वो राजा जी को भेंट वस्तु बोलकर दी जाती थी। जब वो अलग अलग राज्य में जाते थे तो उनके स्वागत में उनको गिफ्ट्स मिलते थे, वही यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, जो कि मार्बल्स में है, टीकवुड में है और अलग अलग हाथी के दांत से भी बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये डॉल पैविलियन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और जब बीच में हम जाते हैं सीढ़ियाँ उतर के, तो यहाँ पे एक पीतल का बहुत बड़ा गेट है जिसे हाथी गेट भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा जब एक बार बंदीपुर नेशनल पार्क में शिकार के लिए गए तो 1955 में, तो उन्होंने खुद इन 2 हाथियों का शिकार किया था लोगों के कहने पे, क्योंकि ये हाथी जंगली हाथी बहुत उन्माद मचा रहे थे, उस पर लोगों को तकलीफ भी दे रहे थे। तो उन्होंने शौर्य का प्रतीक बोलकर इनके दोनों भी सिर है उसको केमिकली ट्रीट करके यहाँ पे इस गेट के दोनों साइड लगा दिए। इस गेट को एलिफेंट एंट्रेंस गेट भी कहा जाता है। हालांकि इसके बाद में भारत में शिकार पर बंदी आ गई थी, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यही वो पहला गेट है महल का जो आप क्रॉस करोगे, जो पूरा ब्रास का बना हुआ है, जो कि इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था, जिसमें संस्कृत वर्ड एम्बॉस किए हैं। इस गेट को साइड के दोनों तरफ असली हाथी के सिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसे हर साल केमिकली ट्रीट करके प्रिजर्व करते हैं। ये जो सामने आप खुला मैदान देख रहे हैं, इसे रेसलिंग कोर्टयार्ड या फिर कुश्ती का मैदान भी कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। एलिफेंट गेट से लेफ्ट हैंड साइड को जो सीढ़ियां हैं वहां से हम आ जाते हैं बड़े से फॉयर में, जहां पे रॉयल पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई है, जो कि मैसूर के लोकल पेंटर्स ने बनाई है।
टोटल 26 पेंटिंग्स में रॉयल फैमिली के दशहरा फंक्शंस, रैली सब कुछ दिखाया गया है, जो कि बनाई गई थी सन 1930 से लेकर 1942 के बीच। इतनी पुरानी तस्वीरें होने के बावजूद, ये पेंटिंग्स होने के बावजूद कितनी खूबसूरत है आज भी। अब जो पेंटिंग फॉयर से आप हॉल देखोगे उसे कहा जाता है मयूर कल्याणा मंडपा, यानी कि मयूर मैरिज हॉल। मयूर यानी कि मोर, तो इसे मयूर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के पिलर्स और सीलिंग्स में जो कार्विंग की गई है, जो भी डिज़ाइन की गई है, वो मोर से इंस्पायर है। इस मयूर मैरिज हॉल में रॉयल फंक्शंस और रॉयल शादियां होती थी। लास्ट शादी अभी मतलब 2016 में यहाँ के राजा श्री यदुवीर वाडियार की हुई थी। सेंट्रल जो शैंडिलियर यानी कि झूमर है, इससे जो ऑक्टेगोनल शेप मयूर मैरिज हॉल की शान और बढ़ती है। ये झूमर चेकोस्लोवाकिया से मंगवाया गया था, जो कि बिजली से चलता है। इसका मतलब ये इंडिया की उन इमारतों में से एक वो महल है जहां बिजली का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। इंटरेस्टिंग ना। ये 24 कास्ट आयरन से बने पिलर्स यानी 24 पिलर है, जो कि स्कॉटलैंड से मंगाए गए थे, जो सेंट्रल डोम को सपोर्ट देने के लिए है, जिसे ऐसे डिज़ाइन किया गया कि ऊपर बैल्कनी से रॉयल गेस्ट को बेहतरीन व्यू देखने मिले। इस हॉल की फ्लोरिंग में जो सेंट्रल में जो पीकॉक डिज़ाइन मोजाइक है, जो कि इंग्लैंड में डिज़ाइन किए गए थे, और मंडपा के चारों तरफ की वॉल्स पे ये जो ऑयल पेंटिंग्स है वो 3D है और वेजिटेबल्स कलर्स का यूज़ इसमें किया गया है। ये मैरिज हॉल यानी कि कल्याणा मंडपा, इसमें 24 पिलर्स है जो कि कास्ट आयरन के हैं, और ये ऑक्टेगोनल शेप स्ट्रक्चर है पूरा, जिसमें मल्टी कलर्ड ब्यूटीफुल स्टेन ग्लास सीलिंग बनी हुई है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न में पिकॉक मोटिव्स भी बने हुए हैं। इनफैक्ट पिकॉक आर एवरीवेयर, मतलब हर फ्लोर पे मोजाइक में आप हर तरफ देखोगे तो पिकॉक मोटिव्स आपको नजर आएंगे। इसीलिए इसको मयूर मंडपा, मयूर कल्याणा मंडपा कहते हैं। यहाँ पे आते वक्त ये जो डोर दिखता है वो टीकवुड है, यानी कि सागवान से बना है, और टॉप पार्ट में गजराज जी है विराजमान है, बीच में लक्ष्मी जी विराजमान है गजराज जी के साथ। डोर 120 साल पुराना है और साल में एक बार इसको पॉलिश करना पड़ता है। आगे बढ़ने पे आप पहुंचते हो पोर्ट्रेट गैलरी, यानी कि बहुत ही नायाब पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट है यहाँ रॉयल फैमिलीज़ की। ये तस्वीरें दशकों पुरानी है, जो कि डेवलप की गई थी इंग्लैंड में। तब इंडिया में ना फोटोग्राफ्स का कंसेप्ट नया था। यहाँ की खासियत यहाँ की उस दशक में बनी हुई 3D इमेजेस है। यहाँ पे एक शादी के फंक्शन की तस्वीर है जो कि राजा जी की बहन की थी। उसी शादी के दौरान जो हमने जिक्र किया था पुराने चंदन के महल का, जिसमें आग लग गई थी, वो ये वही है। यहाँ की एक तस्वीर से
उस वक्त के राजा जी करसन राजा वाडियार अपने आसन में विराजमान है, जो कि आसन 280 किलो रियल गोल्ड का बना था। करसन राजा जी की ये मैसूर महल जब उन्होंने बनाया था अपनी माँ के साथ, तो ये जो लाल साड़ी में बैठी है वो राजा जी की माँ है। जिन 3D पेंटिंग्स के बारे में मैं बात कर रही थी ना, उनमें से ये एक पेंटिंग है। आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि राजा और रानी आपकी तरफ ही देख रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट 3D पेंटिंग भी है आगे, ये वाली। ये तो इतनी रियल लग रही थी ना गाइज, जैसे कि हमने उसको देखा तो बिल्कुल भी उस वक्त उस ज़माने में ये वाली 3D पेंटिंग बनाना, मतलब उस वक्त के कारागिरों को सच में मेरा हैट्स ऑफ है। इसके बाद आगे बढ़कर हम पहुंच जाते हैं कैस्केट रूम में। मतलब बक्सों का रूम होता है, यानी कि ये कोई हीरे जवाहरात के बक्से नहीं होते हैं, ये बक्सेस होते हैं आमंत्रण बॉक्सेस। और उसके साथ होते हैं स्मृति चिन्ह, यानी कि जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं राजा जी को जब भी वो अलग अलग राज्यों में जाते थे। ये कैस्केट्स है ना, चंदन की लकड़ी के बने हुए थे, हाथी के दांतों से बने हुए थे, चांदी के बने हुए थे। मतलब उस वक्त एक एक इस कैस्केट को, यानी कि इस पेटी को बनाने में उस वक्त के कारागिरों को 3 महीने से लेकर 6 महीने का वक्त लगता था, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत ही फाइन कार्विंग भी की जाती थी। मतलब ये जो क्राफ्ट किए हैं, ये जो उसके जो लेग्स होते थे ना, वो स्मॉल बाइसन के लेग्स जैसे होते थे जिसमें वो क्राफ्ट किए गए थे। तो आप सोच सकते हैं ये जो कैस्केट रूम है उसके अंदर के जो ये कैस्केट्स है, ये जो आमंत्रण बॉक्सेस है, वो कितने सुंदर होंगे। एक्चुअली वो ग्लास के उस पार थे तो ज़्यादा मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई, लेकिन जो सिल्वर वाले जो भी आइवरी के बने हुए थे, आइवरी मतलब जो भी हाथी के दांतों का मटेरियल यूज़ किया हुआ रहता है उसके बने हुए थे, चंदन की लकड़ी के बने हुए थे। इतनी खूबसूरत कार्विंग उस पर की गई थी कि मैं क्या ही बताऊं आपको। मैंने तो बहुत डिटेल तरीके से सब कुछ वो देखा, जो आमंत्रण पत्र होते थे। जैसे राजा जी को आमंत्रण पत्र ऐसे बॉक्स में मिलते थे, वैसे ही राजा जी भी दूसरे राज्य के राजाओं को या फिर ब्रिटिश जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे उनको ऐसे ही आमंत्रण भेजा करते थे। और जब भी वो वहाँ पे जाते थे ऐसे ही तरीके के कुछ गिफ्ट्स उनको देने पड़ते थे। और वहाँ से ये जो मिले हुए गिफ्ट्स है, जो हमने शुरुआत में डॉल पैविलियन देखा था, वहाँ पे भी कुछ गिफ्ट्स डिस्प्ले किए गए थे। आगे भी कुछ गिफ्ट्स जो राजा जी को मिले थे वो डिस्प्ले किए गए थे। और यहाँ पे भी ये कैस्केट रूम में भी राजा जी को मिले हुए ये प्रेशियस गिफ्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। पैलेस में अंदर घूमते वक्त आप जो ये खुला मैदान देख रहे हैं वो एक्चुअली रेसलिंग कोर्टयार्ड है, यानी कि कुश्ती का मैदान। भारत भर के योद्धा यहाँ से बुलाकर दशहरा के वक्त राजा जी यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करते थे। वो जैगवार्स कार्व है, यानी कि सीढ़ियों के पास वो पूरे ब्रास यानी कि पीतल के बने हुए एक जैगवार का वजन 1 टन है, यानी 1000 किलोग्राम है, जिनके बीच में सिंहासन था जिसपे राजा जी विराजमान होते थे। ये जैगवार है ना जो स्कॉटलैंड से मंगवाए गए। आगे बढ़ते ही महल में हमें एक लिफ्ट दिखेगी। जी हाँ, उस वक्त राजा जी के लिए मैसूर पैलेस में एक लिफ्ट लगाई गई थी। उस वक्त तो ये सबसे पहले मैन्युअली चलती थी, यानी कि उनके सेवक मैन्युअली 2 सेवक लगते थे, उसे मैन्युअली राजा जी के लिए उसको चलाते थे। जब महल में बिजली आई तो उसके बाद ये बिजली पे चलना शुरू हुई।
आगे जाते ही हमें एक हॉल दिखेगा जिसे फर्नीचर रूम अब कहा जाता है। एक्चुअली वो पहले राजा जी का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। जब भी महल में बड़े बड़े फंक्शंस होते थे या फिर दशहरा फंक्शन होता था तो राजा जी के जो रॉयल गेस्ट होते थे उनके लिए वो रेस्ट रूम की तरह भी यूज़ किया जाता था। ये सिल्वर फ्रेम्ड जो इटालियन मिरर है, गेस्ट के लिए वहाँ पे सिल्वर चेयर्स भी होती थी जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि इसकी जो सीलिंग थी ना वो टीक वुड में, इसके अंदर जो इतनी फाइन कार्विंग की गई थी। तो सबसे पहले ये जो छत थी टीक वुड की वो नीचे बनाई गई, उस पर अच्छे से कार्विंग किया गया और फिर इसको ये छत वहाँ पे लगाई गई है। राजा जी के रॉयल गेस्ट के लिए सिल्वर की ये जो चेयर्स बनी हुई है तो उसके बीच में एक बड़ी ही यूनिक फ्रेम की एक पेंटिंग है जो है हाथी के दांत जो फ्रेम है ना उसके बनी हुई है। राजा जी का जो एक फेवरेट हाथी था गजेंद्र नाम का, तो जब उसकी मौत हुई तो उसी की याद में राजा जी ने उसके दांतों से ये पेंटिंग की फ्रेम बनवाई थी। इस टीक वुड की जो छत की खासियत है यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल होता है और इकोस को प्रिवेंट करता है। फर्नीचर रूम से बाहर निकलने के बाद एक बड़ा सा फॉयर दिखेगा। उस फॉयर में ना कांच के उस पार जो चीज़ें डिस्प्ले की है वो राजा जी को मिले हुए गिफ्ट्स ही रखे हैं। और वहाँ की सबसे खास जो चीज़ है वो है हाथी का हौदा, यानी कि अंबारी मराठी में बोलते हैं, कर्नाटक में भी उसको अंबारी ही कहा जाता है। एक्चुअली पूरी तरह से लकड़ी की बनी हुई है लेकिन उसके ऊपर 80 किलोग्राम के फाइन गोल्ड शीट्स यानी असली सोने के शीट्स लगे हुए हैं। यस, अगर टोटल वजन देखा जाए अंबारी का फाइन गोल्ड शीट्स प्लस वो जो लकड़ी का पूरा ढांचा है तो उसका वजन 750 किलोग्राम है। यस, दशहरा के वक्त राजा जी इस अंबारी पे बैठते थे हाथी के ऊपर। आज के ज़माने में माँ चामुंडेश्वरी माता की मूर्ति इस अंबारी में रख के दशहरा सवारी की जाती है। इस अंबारी की आज की ज़माने की कीमत अब तो कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा होगी। तो आगे जाते हुए आपको मार्बल की सीढ़ियाँ लगेगी। ये वही मार्बल है जो ताजमहल में यूज़ किया था, संगमरमर कहते हैं इसे यानी कि वाइट मार्बल। तो राइट हैंड साइड को जाते हुए आपको राजा कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई देगी और उनके विश्वास पात्र अंगरक्षक जो कि मुस्लिम थे उनकी भी पेंटिंग नज़र आएगी। वही जगह है जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पे इतनी वायरल है। ये मैसूर पैलेस का दीवाने आम यानी कि पब्लिक दरबार हॉल में टोटल 42 पिलर्स है। इस हॉल की जो वॉल्स है उस पे देवी के 8 अवतार है, उनके पिक्चर्स बने हुए हैं। उनमें से एक ऑयल पेंट्स में जो माँ सीता जी का स्वयंवर उसका पूरा चित्रण किया गया है, जिसे रॉयल आर्टिस्ट जो केरल के थे राजा रवि वर्मा ने बनाया था। ये उनकी आखिरी पेंटिंग थी मौत से पहले। तो इस जो रॉयल पब्लिक दरबार है उसका जो फ्लोर बना है वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि जैस्पर और एम्बर से बनता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न के साथ फ्लोरिंग डिज़ाइन की गई है। पूरे दरबार में जो बैल्कनीज है ना वो 155 फीट लॉन्ग है और 44 फीट चौड़ी है। मेन फ्रंट साइड ऑफ दरबार में जो है वो 9 आर्च बने हुए हैं जिसे सपोर्ट करते हैं ऑर्नामेंटल पिलर्स। तो यहाँ के जो झूमर है वो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है, वो इटली से मंगाए गए थे। जो ग्रेनाइट पिलर वो बने हैं स्टक्को एक्सटीरियर से। इस दरबार की एक और खासियत यानी कि इसकी आकर्षक सीलिंग्स है जो कि एस्बेस्टॉस शीट से बनी है। जो सेंट्रल पैनल में इस सीलिंग के भगवान विष्णु के 10 अवतार के चित्र है और उसके साइड्स में 27 जोडियाक साइन यानी कि राशि चिन्ह बने हुए हैं। रात में ये सीलिंग अद्भुत तरीके से चमक उठती है जब भी यहाँ पे रोशनी होती है। तो पब्लिक दरबार में जो सेंट्रल लैम्प है उसके बीच में खड़े हो जाइए तो आपको इको सुनाई देगा और जैसे ही वहां से थोड़ा सा हट जाते हैं आपको तो आपको इको सुनाई नहीं देगा। अद्भुत है ये सारी रचना। और अगर आप इस दरबार में जो पेंटिंग्स लगी हुई है उसे देखेंगे ध्यान से तो उसके नीचे
कलरफुल स्टोन्स और मार्बल है जो जैसे कि ताजमहल में होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही बने हैं। इस पब्लिक दरबार हॉल की जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये ग्रीन कलर की बैल्कनीज। एक्चुअली वो ग्रीन कलर की वॉल पेंट की है, तो आपको ऐसे दिखाई देता है कि ग्रीन कलर की चेयर्स वहाँ पे रखी हुई है, तो वो रॉयल गेस्ट के लिए होती थी। वहाँ पे उसके ऊपर जो जालियाँ है, उसके पीछे जो खिड़कियाँ हैं, वहाँ पे महलों की रानियाँ, रॉयल फैमिलीज के मेंबर बैठते थे और जो भी दशहरा का पूरा फंक्शन होता था वो वहाँ से देखते थे, अटेंड करते थे। प्राइवेट दरबार हॉल से जब सीढ़ियों से आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक आर्क से बना हुआ डोर दिखाई देगा, और ये कुछ नहीं, रॉयल गणेशा टेम्पल है जो रॉयल फैमिली का टेम्पल होता है। यहाँ पे रोज़ मॉर्निंग और इवनिंग पूजा भी होती है। सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही उसके अंदर जा सकते हैं। ये टेम्पल पैलेस से भी बहुत यानी कि कई साल पुराना है। उसके बाद इस महल के आखिरी हिस्से में आप पहुंच जाएंगे, जो आपको मोहित कर देने वाला है वो है राजा जी का प्राइवेट दरबार हॉल यानी कि दीवाने खास। यहाँ पे राजा जी के साथ रॉयल फैमिली मेंबर्स, शाही सलाहकार और मंत्रीगण ही चर्चा के लिए बैठते थे। ये भव्य रूप से सजाया हुआ हॉल बेहद बेहद खूबसूरत लगता है उसकी हार्मोनियस कलर रचना की वजह से। गोल्ड उसमें सबसे ज़्यादा उठ के नज़र आता है। अलग कलर्स और अलग शेप्स के स्टेन ग्लास स्कॉटलैंड से मंगवाए गए थे। इतने दशक पुराने होते हुए भी आज तक ना इन्हें रिपेयर की ज़रूरत पड़ी और ना ही टचअप की ज़रूरत पड़ी। इस हॉल में जो पिलर्स है वो हॉलो कास्ट आयरन से बने हैं जो कि वॉइस एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए गाइस, आज जो मूवी थिएटर्स में टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो उस वक्त उस ज़माने में उन लोगों ने यूज़ की थी। उनका इमेजिनेशन पावर क्या होगा वो सोचिए। तो प्राइवेट डिस्कशन में ये काम आते थे। कास्ट आयरन पिलर्स के बीच में फ्लोर पे जो मार्बल थे, मार्बल में सेमी प्रेशियस स्टोन से स्क्रोल्ड फ्लोरल वर्क बनाया गया था। राजा जी सोने के सिंहासन पे बैठते थे। एक्चुअली इस दरबार में जो 3 मेन डोर थे प्राइवेट दरबार हॉल के, उनमें से सबसे सेंटर वाला जो डोर था वो चांदी वाला 106 केजी का, जहां से राजा प्रवेश करते हैं, और बचे 5 फिक्स दरवाजे टीक वुड के बने हुए, जिनमें से एक जो है वो गणेशा टेम्पल का है जो हमने अभी देखा था पहले। ये महल रात में बहुत ही खूबसूरत तरीके से जगमगा उठता है। पूरे महल में अगर देखा जाए तो ये प्राइवेट दरबार हॉल और वो दीवाने आम जो कि पब्लिक दरबार हॉल है वो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। Hello guys, good morning. Welcome to our YouTube channel. So we are in Kurg now. So हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी पूना से हम मैसूर गए। उसका व्लॉग अपलोड हो चुका है, आप उसमें देख सकते हैं। देन मैसूर में हमने स्टे नहीं किया। मैसूर में हमने मैसूर पैलेस एक्सप्लोर किया जो कि बहुत ही अमेजिंग था। आज 8 अगस्त है, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे सेलिब्रेट करने आए हैं। सो सुबह के 10 बज चुके हैं। सो हम फ्रेशन अप हो रहे हैं। कुर्ग हम आए हैं जो कि यहाँ पे जो इसे इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, वो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इसे स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है। तो अभी हम रेडी हो रहे हैं, मैडम रेडी हो रही है। सो हम जैसे ही बाहर निकलेंगे हर एक चीज़ हम कवर करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। सो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। गाइस आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट फॉग। तो अभी मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ हमारे मैडम का, जो कि सो गई है पूरी तरह। ये देखो। बाय बाय, गुड नाइट।